गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज भारत में आर्थिक पर्यावरण जो कि बीकॉम फर्स्ट ईयर की बुक है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं और उससे हम जो सबसे पहले जो टॉपिक लेंगे वो है आर्थिक पर्यावरण। तो हमारा टॉपिक आज का है आर्थिक पर्यावरण। आर्थिक पर्यावरण। आर्थिक पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है और साथ में हम इसके बारे में और बात करेंगे। वो है आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटक। आर्थिक पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, आर्थिक और पर्यावरण। और इसके बाद में हम जिस चीज़ का आगे इसी टॉपिक में स्टडी करेंगे वो है आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटकों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आर्थिक पर्यावरण के बारे में बात करी जाए। आर्थिक पर्यावरण है क्या? आर्थिक पर्यावरण कोई एक ऐसी कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है, ऐसी कोई छोटी चीज़ नहीं है जिसको कि एक ही लाइन में बताया जा सके। आर्थिक पर्यावरण की यदि बात करी जाए, उसको डीपली इसको बताया जाए तो ये आर्थिक पर्यावरण है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला शब्द है वो आर्थिक और दूसरा है पर्यावरण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक की। आर्थिक क्या होता है? आर्थिक से आशय धन से संबंधित समस्त प्रकार की ऐसी एक्टिविटी या ऐसी क्रियाओं से है जो मनुष्य के लिए की जाती है। और सामान्यतः हम देखते हैं कि जीविकोपार्जन के लिए या बिजनेस के लिए या अन्य समस्त प्रकार की जो धन से संबंधित या पैसे से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें, सारी आर्थिक चीज़ें ही होती है। सामान्यतः ये चीज़ें हैं जो किसके लिए की जाती है, ये इनसे कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई है, तो वो है उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। तो ये इसके मुख्य 5 टॉपिक है जिसके लिए जो आर्थिक क्रियाएं हैं जो की जाती है धन से संबंधित। और इस हेतु अर्थव्यवस्था को निर्णय लेने पड़ते हैं कि उत्पादन क्या किया जाए। यदि बात करें सबसे पहले कि इसके लिए क्या निर्णय लेने पड़ते हैं, तो उत्पादन क्या और कितना किया जाए, उत्पादन की बात करें क्या, तो ये होता है कि कौन सी वस्तुएं, यानी भोक्ता वस्तुएं या पूंजीगत वस्तुएं, दो प्रकार की वस्तुओं को हम ले लेते हैं अर्थव्यवस्था के लिए। तो कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, भोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, पूंजीगत का किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। इसके अलावा दूसरा टॉपिक है वो है उत्पादन कैसे किया जाए। उत्पादन कैसे किया जाए, तो ये इस तरीके से कि उत्पादन कैसे, यानी टेक्निक का प्रयोग कैसे, कौन सी करना है, हमें नई तकनीकों का प्रयोग करें या पुरानी तकनीकों का प्रयोग करें। अल्पकाल में राशनिंग क्या होगी, कभी कभी कुछ शॉर्ट टाइम के लिए जो मांग है और जो पूर्ति है दोनों के बीच में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, तो उस असंतुलन को किस तरीके से दूर किया जाए वो इस टॉपिक के अंतर्गत आ जाता है। आर्थिक विकास अनुरक्षण लोच, ये कैसे होगा, आर्थिक विकास अनुरक्षण एवं लोच आदि इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। इनके संबंध में भी अर्थव्यवस्था है जो विकास भी करे, साथ में अपनी अपनी जो मशीनरी है उसका रखरखाव किस तरीके से करे, नई टेक्नोलॉजी को किस तरीके से प्रयोग करे। और नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है रोजगार को किस तरीके से बढ़ाया जाए अर्थव्यवस्था में। रोजगार की हम देखते हैं कि यदि किसी देश में बेरोजगारी है तो वो देश की एक बहुत बड़ी बहुत ही भयंकर समस्या होती है। तो किसी भी देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो रोजगार की समस्या होती है। इसके अलावा उत्पादन किन के लिए किया जाए, उत्पादन किसके या किन के लिए,
तो समाज में 3 प्रकार के लोग रहते हैं, जिसमें हम अमीर वर्ग कहते हैं या गरीब वर्ग कहते हैं, मध्यम वर्ग कहते हैं, ठीक है। मिडिल क्लास, अपर क्लास और लोअर क्लास, 3 प्रकार के लोग रहते हैं। तो जो भी अर्थव्यवस्था में जो चीज़ें तैयार की जा रही है वो उन सभी लोगों के हिस्से आनी चाहिए। तो अर्थव्यवस्था को ये बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं, कुछ है कि ये इन टॉपिक से संबंधित ही होते हैं। तो इस तरीके से आर्थिक के अंतर्गत इन चीज़ों को अध्ययन करते हैं। बात करें पर्यावरण की, तो पर्यावरण के अंतर्गत है जो राजनीतिक और पर्यावरण से संबंधित है, विधान से संबंधित है, यानी वैधानिक दशाएं, पर्यावरण की दशाएं और राजनीतिक दशाएं, ठीक है, और सांस्कृतिक दशाएं आदि, इन समस्त जो प्रकार की जो क्रियाएं हैं जो मानव जीवन को कहीं ना कहीं जाकर के प्रभावित करती है, इन सभी चीज़ों का क्या है, अध्ययन किया जाता है। तो इस तरीके से जो आर्थिक और पर्यावरण जो शब्द है, ये दोनों क्या है, बहुत ही बड़े जो यानी बहुत वाइड सब्जेक्ट है दोनों का, यानी टॉपिक ही बहुत बड़ा है। तो इसलिए यदि ऑल ओवर दोनों के एक मिक्सअप यदि कहा जाए तो आर्थिक पर्यावरण से आशय उन परिस्थितियों से जिनमें राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कानून, वैधानिक आदि समस्त प्रकार की क्रियाओं को हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और हम बात करते हैं कि जो क्या ये आर्थिक पर्यावरण केवल एक देश के लिए बात होती है, एक देश के लिए बात नहीं होती, ये समस्त विश्व को इसमें हम क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। तो इस तरीके से आर्थिक पर्यावरण है जो समस्त विश्व को लिए हुए है। अब हम बात करते हैं कि आर्थिक पर्यावरण है जो उसको प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऐसे ऐसे क्या क्या काम होते हैं जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था है, जो अर्थव्यवस्था का जो पर्यावरण है जिसमें कानून, सांस्कृतिक दशाएं, आर्थिक दशाएं सभी क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। तो हम बात करेंगे आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटकों की। आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटक, इसमें सबसे पहला नाम आता है वो है प्राकृतिक संसाधन और दशाएं। प्राकृतिक संसाधन इसके अंतर्गत हम प्राकृतिक संसाधनों को लेते हैं। तो जिन देशों के पास प्राकृतिक संसाधन है वो जो बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं, वो देश आर्थिक रूप से, सामाजिक और हर तरीके से देखा जाए तो वो संपन्न होते हैं। हम बात करते हैं यदि यूरोपियन कंट्रियों की, तो वहाँ क्या है, प्राकृतिक संसाधनों की बहुत बड़ी भरमार है और उनका वो अच्छे से प्रयोग भी कर रहे हैं, जिससे कि वहाँ पर रहने वाले लोगों का जीवन है वो बहुत ही शानदार है। इसके विपरीत यदि हम अन्य देशों की बात करें जिन देशों में प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है, तो बात करें जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इस प्रकार के जो देश हैं, यहाँ के प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है, जिसकी वजह से एक देश है जो विकास की दृष्टि से बहुत ही पिछड़े हुए हैं। इसके अलावा अफ्रीकन जो देश है वहाँ प्राकृतिक संसाधन बहुत है लेकिन उनका प्रयोग नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से भी वो देश है जो बहुत पिछड़ते जा रहे हैं और बहुत पीछे की ओर जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो प्राकृतिक संसाधन है किसी देश की अर्थव्यवस्था को या आर्थिक पर्यावरण को या पूरी दुनिया के आर्थिक पर्यावरण को बड़ी मात्रा में प्रभावित करते हैं। तो इस तरीके से आर्थिक स्थिति अच्छी या बुरी कही जा सकती है आर्थिक जो संसाधन है या प्राकृतिक संसाधन है उनकी दृष्टि से। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है आर्थिक प्रणालियां। आर्थिक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली 3 प्रकार की होती है, जिसमें हम नाम देते हैं ए पूंजीवादी, बी नाम देते हैं समाजवादी और सी देते हैं मिश्रित। तो ये 3 प्रकार की है जो प्रणालियाँ चलती है पूरे समस्त विश्व में। तो पूंजीवादी, पूंजीपतियों के जिन देशों में मैक्सिमम जो कंट्रोल है जो पूंजीपतियों होता है वहाँ पूंजीवादी प्रणाली होती है। समाजवादी में जिन देशों में मैक्सिमम कंट्रोल है जो सरकार का होता है तो वो समाजवादी होती है। मिश्रित का मतलब दोनों का तालमेल, जिस देश में दोनों अर्थव्यवस्थाएं मिलकर, जो दोनों प्रणालियाँ मिलकर काम करती है, समाजवादी और पूंजीवादी, तो वहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। तो ये भी क्या है, देश के पर्यावरण को अपने तरीके से प्रभावित करती
करती है। इस प्रकार की जो प्रणालियों में पूंजीपतियों का बोलबाला रहता है, यहाँ सरकार का, और यहाँ दोनों ही तंत्र मिलकर के काम करते हैं। इसका एग्जाम्पल है इंग्लैंड, इसका एग्जाम्पल है चीन, और इसका एग्जाम्पल है भारत। इन देशों में क्या है, ये प्रणालियाँ चल रही है। इसके अलावा हम बात करें तीसरे टॉपिक की, तो तीसरे टॉपिक के अंतर्गत है, काफ़ी हमारे टॉपिक है, वो है पहला है आर्थिक दशाएं। तीसरा टॉपिक हमारा आर्थिक दशाएं। आर्थिक दशाओं में पहला पॉइंट हमारा होगा, वो होगा आर्थिक विकास दर। तो आर्थिक दशाएं भी आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक विकास का स्तर। जिन देशों में आर्थिक विकास का स्तर उच्च होता है, वहाँ पे आर्थिक पर्यावरण बहुत ही अच्छे तरीके से संचालित होता है, या आर्थिक पर्यावरण से जुड़ी हुई समस्त प्रकार की जो क्रियाएं वो अच्छे से चलती है। और जिन देशों का आर्थिक विकास का जो स्तर है वो लो होता है, वहाँ कहीं न कहीं भुखमरी, परेशानियाँ, बीमारियाँ और अन्य जो अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई, आर्थिक पर्यावरण से जुड़ी हुई समस्त प्रकार की एक्टिविटी है वो सारी क्या है, स्लो चलती है। इसके बाद में बात करते हैं राष्ट्रीय आय का स्तर। तो जिन देशों में राष्ट्रीय आय है बड़ी मात्रा में होती है, तो उन देशों में जो प्राकृतिक संसाधन है या आर्थिक संसाधन है या जो पर्यावरण से संबंधित संसाधन है, समस्त प्रकार के यानी आर्थिक पर्यावरण वहाँ सुदृढ़ होता है। और जिन देशों में आर्थिक जो राष्ट्रीय आय का जो स्तर है वो यदि कम होगा, तो वहाँ जो आर्थिक पर्यावरण है जो थोड़ा सुदृढ़ कम होगा या बहुत ही निचले स्तर पे होगा। तो इसलिए ये कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं इसको। और बात करें हम तीसरे टॉपिक की, तो वो है बैंकिंग व्यवस्था। तो जिन देशों में बैंकिंग व्यवस्था सुदृढ़ होती है, वहाँ आर्थिक पर्यावरण कहीं बेटर तरीके से काम कर रहा होता है। और जिन देशों में बैंकिंग व्यवस्था यदि सुदृढ़ नहीं हो, तो वहाँ है जो बहुत सारी कई प्रकार की परेशानियाँ हमें देखने को मिलती है। तो आर्थिक पर्यावरण को कहीं न कहीं ये चीज़ें भी प्रभावित करती है। इसके अलावा बात करें इसके अंतर्गत चौथे पॉइंट की, तो वो है करों की संरचना। यदि करों की बात करी जाए, तो जिन देशों में बड़ी मात्राएं में कर लगते हैं, उन देशों की स्थिति अच्छी नहीं होती है, जनता भी परेशान होती है और आम जो बिजनेसमैन है वो भी कहीं ना कहीं उस देश से प्रभावित होते हैं। तो करों की बात करें हम, तो कर जहाँ जिन देशों में ज़्यादा लगाया जाता है, वहाँ आर्थिक पर्यावरण बहुत बड़ी मात्रा में प्रभावित होता है। और जहाँ कम लगाया जाता है कर, तो वहाँ आर्थिक पर्यावरण है जो कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से काम कर रहा होता है। आर्थिक पर्यावरण का मतलब हम अर्थव्यवस्था से, आर्थिक से जुड़ी हुई समस्त प्रकार की एक्टिविटीज़ और पर्यावरण से जुड़ी हुई समस्त प्रकार की एक्टिविटीज़ है, उनकी बात करें वो अच्छे से संचालित होती है। तो आप इसका इतना समझ सकते हो अर्थ में। और हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट 5वें की, बीमा व्यवस्था। बीमा व्यवस्था, तो जिन देशों में बीमा है जो अच्छे तरीके से बीमा जो डिपार्टमेंट है या जो बीमा व्यवसाय है, ये यदि अच्छे तरीके से पनप रहा होता है, तो उन देशों में क्या होता है कि जो आर्थिक विकास का स्तर है या अर्थव्यवस्था की बात करें, आर्थिक पर्यावरण की बात करें, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा होता है। और जिन देशों में जो बीमा है जो बहुत लो लेवल पे काम कर रहा होता है, तो जो बीमा व्यवसाय यदि लो लेवल पे काम करेगा, तो आर्थिक पर्यावरण कहीं ना कहीं नीचे की और निचले स्तर की ओर ये बढ़ता हुआ काम आपको दिखाई देगा। जैसे कि हम देखते हैं कि बीमा का जो पैसा होता है, बीमा की जो कंपनियां हैं, वहाँ क्या इकट्ठा होता रहता है। और वो जो सारा पैसा है, बीमा कंपनियां उनको बिजनेस में इन्वेस्ट करती है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। वो पैसा मार्केट में आता है, जो कंपनियों के पास जाता है, कंपनियां बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करती है और जो देश के विकास में, देश के आर्थिक पर्यावरण को कहीं ना कहीं वो प्रभावित करते हैं। और यदि बीमा व्यवसाय यदि एकदम निचले स्तर पर होगा, तो पैसा आएगा नहीं, फंड आएगा नहीं, तो फिर वो बिजनेस में और में लगेगा नहीं। तो इस तरीके से आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत वो सारी समस्त प्रकार की जो एक्टिविटी है एकदम स्लो पड़ जाएगी सारी के साथ। तो इसलिए बीमा व्यवसाय का भी कहीं ना कहीं एक अच्छा रोल होता है। बात करें हम नेक्स्ट अगले छठे पॉइंट की, तो यह है भुगतान संतुलन। तो जो देश है भुगतान संतुलन की दृष्टि से यदि
भुगतान संतुलन की विपरीत परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं, यानी भुगतान संतुलन यदि जिन देशों का प्रतिकूल होता है उनका आर्थिक पर्यावरण कहीं न कहीं नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, आर्थिक पर्यावरण से जुड़ी समस्त प्रकार की एक्टिविटीज़ है वो स्लो लेवल पे होगी या निचले लेवल पे होगी, और जिन देशों का भुगतान संतुलन या भुगतान शेष भी कहते हैं इसको, ये यदि ऊपर की ओर होगा यानी अनुकूल होगा, ठीक है, हम बात करते हैं पॉजिटिव की, यदि अनुकूल होगा तो आर्थिक पर्यावरण से जुड़ी हुई समस्त प्रकार की एक्टिविटीज़ भी क्या होगी, सुदृढ़ होगी, अच्छी होगी, और समस्त अर्थव्यवस्था है जो शानदार तरीके से काम कर रही होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं इसी के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट की, विदेशी ऋण। विदेशी ऋण, तो विदेशी ऋणों की यदि बात करी जाए तो जो देश ऋणग्रस्त होते हैं उनका आर्थिक पर्यावरण है जो एकदम से ही बुरी स्थिति में होता है, और जो देश या जिन देशों के पास ऋण नाम मात्र के होते हैं, क्योंकि ऋण तो क्या है एक दूसरे से लेने देने का एक काम होता है, लेकिन जो ऋण बड़ी मात्रा में ले ले या चुकाने की जिसकी क्षमता नहीं हो उन देशों की स्थिति है वहाँ आर्थिक पर्यावरण बहुत बड़ी मात्रा में प्रभावित होता है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही चौपट हो जाती है। लेकिन जिन देशों की स्थिति इस तरीके से देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग हो, तो वो देश है अच्छे कंडीशन में होते हैं, तरक्की कर रहे होते हैं, वहाँ पे देश में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर भी बहुत शानदार होता है। तो ये चीज़ें हैं जो प्रभावित करती है। इसके बाद में इसी के अंतर्गत बात करें व्यापार चक्र की, व्यापार चक्र, तो जिन देशों में व्यापार चक्र लगातार आते रहते हैं तो उन देशों की स्थिति अच्छी नहीं होती है, और जिन देशों में व्यापार चक्र कम आते हैं, क्योंकि व्यापार चक्र जब भी आते हैं कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था में जो बिजनेस है और सभी के लिए परेशानियां लेकर आते हैं, तो व्यापार चक्रों को समझना पड़ता है। जिन देशों में व्यापार चक्र जल्दी जल्दी आते हैं वो अर्थव्यवस्था स्लो होती है, और जिन देशों में व्यापार चक्र कम आते हैं वो अर्थव्यवस्था है जो तेज़ी से विकास करेगी या अच्छे से बढ़ेगी। तो आर्थिक पर्यावरण कहीं न कहीं इन चीज़ से भी कहीं के प्रभावित होता है। लास्ट बात कर ले बेरोजगारी निर्धनता की, तो बेरोजगारी और निर्धनता, तो जिन देशों में बेरोजगारी और निर्धनता का स्तर है जो उच्च लेवल पे होता है तो वहाँ कहीं ना कहीं ये परेशानी का कारण होता है। आर्थिक पर्यावरण वहाँ निचले स्तर पे होगा, बहुत ही बेकार स्थिति में होगा। तो ये तीसरे पॉइंट में पॉइंट थे। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं हमारे चौथे पॉइंट की। तो चौथे पॉइंट की बात करी जाए तो ये है मानवीय संसाधन एवं दशाएं। तो जिन देशों में मानव संसाधन बहुत बड़ी मात्रा में है और अच्छे माइंडेड लोग हैं, ठीक है, तो उन देशों की स्थिति है जो आर्थिक पर्यावरण की वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि दुनिया को देश को चलाने वाले मानवीय संसाधन भी, मानवीय संसाधन की बात करें तो मनुष्य से है, तो मनुष्य माइंडेड लोग होंगे देश में, और बड़ी मात्रा में यदि माइंडेड लोग होते हैं, पढ़े लिखे अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, चिकित्सक, बिजनेसमैन, यदि शानदार लोग हो तो देश शानदार तरक्की करता है। तो इसलिए जो मानवीय संसाधन है वो भी देश की अर्थव्यवस्था को कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं। जिन देशों में मानवीय संसाधन कम हो वहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है, और ज़्यादा हो तो वहाँ भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इन पे जितने भी मानवीय संसाधन हैं इन सभी को अच्छे से रोजगार मिला होना चाहिए और अच्छे से ये वर्क कर रहे होते हो, तो ये कंडीशन होनी जरूरी होती है। तो इस तरीके से मानवीय संसाधन में आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। बात करें नेक्स्ट 5वें पॉइंट की, तो ये है सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं। तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं भी अलग अलग आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। तो हमारे समाज में, संस्कृति में अलग अलग प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती थी। भारत की बात करें तो हमारे देश में बहुत प्रकार की संस्कृतियां चल रही है, और अलग अलग प्रकार के हम देखते हैं कि सामाजिक रीति रिवाज, बहुत सारी चीज़ें जिनसे कि अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में खर्चा भी होता है और अर्थव्यवस्था प्रभावित भी होती है। तो हमारे इसके अलावा पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो वो भी अलग अलग तरह हमें संस्कृतियाँ देखने को मिलती है और बहुत सारे मिला जुला रूप देखने को मिलता है। तो जिन
देशों में विविधता होती है सामाजिक और सांस्कृतिक दशाओं की, तो वहाँ अच्छा तालमेल होता है और लोग अच्छे से मिलकर काम करते होते हैं। और इसके अलावा कुछ यहाँ जटिलता भी देखने को आ जाती है। इस प्रकार की जो टॉपिक है इसमें सामाजिक सांस्कृतिक दशाएँ बहुत ज़्यादा हो तो समस्या भी देखने को मिलती है इसकी कुछ, तो कुछ इसकी अच्छी चीज़ें भी होती है। और जिन देशों में एक ही प्रकार की संस्कृति हो, एक ही प्रकार के जो हो दशाएँ हो, इस प्रकार की संस्कृति है, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आती नहीं है, क्योंकि वहाँ एक ही सिस्टम होता है और उसी सिस्टम में लोग चलते रहते हैं, तो वो भी विविधता नहीं दिखाई देती है उनमें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो राजनीतिक व्यवस्था। तो जिन देशों की राजनीतिक व्यवस्था और दशाएं कैसी हो, अच्छी हो, बार बार उथल पुथल की स्थिति नहीं हो, सरकार बार बार गिरनी नहीं चाहिए, तो ऐसी कंडीशन जिन देशों में होती है तो वो देश स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जहां बार बार राजनीतिक उथल पुथल हो, जल्दी सरकारें गिर जाती है, पूर्ण अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाए, तो वहाँ है जो आर्थिक पर्यावरण है कहीं ना कहीं जाकर के प्रभावित होता है, निचले स्तर पर आ जाता है। समस्त प्रकार की आर्थिक पर्यावरण से जुड़ी समस्त प्रकार की एक्टिविटी है वो बिल्कुल स्लो हो जाती है। तो इस तरीके से जो राजनीतिक व्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है आर्थिक पर्यावरण को। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है ये है वैधानिक दशाएं। तो वैधानिक दशाएं यानी कानून है। जिन देशों में कानून यदि सुदृढ़ है तो वहाँ अच्छी स्थिति होती है, और यदि कानून यदि कमज़ोर पड़ रहा होता है तो वहाँ अच्छी स्थिति नहीं होती है। आर्थिक पर्यावरण दोनों ही बिल्कुल लो लेवल पे चले जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है मुद्रा एवं पूंजी बाजार। तो मुद्रा और पूंजी बाजार दोनों ही जिन देशों में अच्छे से वर्क कर रहे होते हैं तो देश की अच्छी कंडीशन होती है, और ये दोनों ही कहीं लो लेवल पे आ जाते हैं तो देश में बिल्कुल ही बुरी स्थिति आ जाती है। तो इसलिए इन दोनों का, पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार का अच्छे से ग्रो करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम बताएंगे कि मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार क्या होता है, क्योंकि एक पूरा एक टॉपिक है बहुत बड़ा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी दशाएं। तकनीकी दशाएं इसको प्रौद्योगिकी बोलते हैं। तो जिन देशों में तकनीकें नई लगातार यूज़ में लेते हैं, नई तकनीकें ईजाद कर करके अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो वो देश तरक्की कर रहे होते हैं। जिन देशों में तकनीकी दशाएं स्लो, पुराने पैटर्न से काम करें, पुरानी तकनीकों से काम करें, तो वहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिलती ही है। तो ये है तकनीकी दशाओं का प्रभाव। तो नेक्स्ट हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति। तो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति की बात करें तो जिन देशों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो अच्छा मेलजोल हो, अच्छे दूसरे देशों के साथ बिजनेस या व्यापारिक संबंध हो, सांस्कृतिक संबंध हो, तो वो देश अच्छे से वर्क करते हैं। और जिन देशों का है जो बिजनेस का और का सांस्कृतिक सामाजिक यदि संबंध अच्छा नहीं हो तो उन देशों के बीच में हमेशा संघर्ष रहता है, आर्थिक पर्यावरण बुरी तरीके से प्रभावित होता है उनसे। और नेक्स्ट और इसका लास्ट पॉइंट है वो है पर्यावरण संरक्षण जागरूकता। तो जिन देशों में लोग पर्यावरण संरक्षण के प्रति ज़्यादा जागरूक होते हैं, वहाँ पर्यावरण संरक्षण की बात करी जाए तो वो बहुत अच्छे स्तर पे होता है। वहाँ जो पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो वो समस्त प्रकार की जो पर्यावरण में से हमें जो चीज़ें मिलती है वो बहुत ही गुड क्वालिटी की होती है। ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होता है, प्रकृति अच्छे से वहाँ वर्क करती है। और जिन देशों में लोग जागरूक नहीं हो पर्यावरण के प्रति तो वहाँ बहुत सारी बीमारियाँ, परेशानियाँ हमें देखने को मिलती है। तो आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए।